बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें कहा जा रहा है इफ एक्स इज सो स्मॉल दैट इट्स स्केयर एंड हायर पावर्स मे बी नेग्लेक्टेड देन प्रूव दैट। ये वाली चीज हमें प्रूव करनी है। इसमें यहां पे ये बच्चों अप्रोक्सीमेट का साइन है। ये क्यों अप्रोक्सीमेशन का साइन है, मैं थोड़ी देर बाद इसकी वजाहत करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। हमने बच्चों इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अब यहां पर हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला लगाना है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये सवाल चैप्टर 7 में से है और यहां पर हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला लगाना है। स्टूडेंट सुन ले, पहले भी ये बात मैंने बताई है, मैं फिर बार बार बता रहा हूं ताकि आपको पक्का याद हो जाए, जहन नशीन बात हो जाए। स्टूडेंट्स, जब भी पावर दो वैल्यूज के अंदर ऐसे अंदर दो टर्म्स हो या तीन हो, दो तीन जितनी भी टर्म्स हो, ऊपर जब पावर नेचुरल नंबर होती है, इस तरह से 7 हो, 6 हो, 5 हो, तो फिर वहां पे पावर को ओपन करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। जब भी पावर 3 से ज्यादा हो, 2 पावर या 3 पावर तक, तो हमें वैसे ही फार्मूले जबानी याद है, a प्लस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का क्यूब, इस तरह से ये हमें फार्मूले याद है जबानी। लेकिन 3 से जब भी पावर ज्यादा हो और नेचुरल नंबर की फॉर्म में हो, 4 पावर हो, 5 पावर हो, 6 पावर हो, तो वहां पे आपने बाइनोमियल थ्योरम लगाना है। लेकिन अगर इसी तरह से अंदर दो रकमें हो और पावर नेगेटिव फॉर्म में आए या फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, तो वहां पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। यानी उस पावर को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, बाइनोमियल सीरीज, या इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन भी कहते हैं। तो यहां पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे यहां पे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब हमने कहां तक लगानी है पावर। उसने बोल दिया है कि फार्मूला कहां तक लगाना है। उसने बोल दिया कि x इतना छोटा है कि उसकी स्केयर और हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर दें। इट मीन बच्चों, यहां पे हमने फार्मूला, ये वाली टर्म भी नहीं यूज करनी, ये वाली टर्म भी नहीं यूज करनी, हमने जस्ट यहां तक फार्मूला लगाना है, मतलब इधर तक 1 प्लस एन एक्स तक। आगे सो ऑन भी नहीं लिखना, अप्रोक्सीमेट का साइन डालना है। क्यों? क्योंकि अगली टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। इक्वल का साइन नहीं डालना। एक्चुअल में तो ये इस चीज के बराबर नहीं है, ये फार्मूला लेफ्ट वाली चीज ये इसके बराबर नहीं है एक्चुअल में तो आगे और भी बहुत सारी टर्म्स हैं। तो जब हमने अगली टर्म्स को खुद नेग्लेक्ट कर दिया है, तो फिर ये अप्रोक्सीमेट का साइन डालना है। यहां पे यही कह रहा है वो चीज, यही बात कह रहा है क्वेश्चन देने वाला कि एक्स इतना छोटा है कि आप स्क्वायर को और उससे अगली पावर यानी क्यूब, 4 पावर, इस तरह से जो भी अगली पावर्स होंगी उन सब को नेग्लेक्ट कर देना है। तो नेग्लेक्ट करते हुए ये रिजल्ट, इसका ये रिजल्ट बनाना है। तो आए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहां पे बच्चों इस क्वेश्चन में फार्मूला सिर्फ इधर तक लगेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड लेकर हमने अब आगे इस पे फार्मूला लगाना है। लेकिन जब भी बच्चों डिनोमिनेटर में इस तरह के जब भी कोई सवाल होंगे, तो यहां पे ऐसे डिनोमिनेटर में कोई चीज आ जाएगी, तो उसको भी ऊपर ले जाकर उस पर भी फार्मूला लगाना है बाइनोमियल एक्सपेंशन का। डिनोमिनेटर में वेरिएबल वाली चीज के साथ कोई भी दूसरी रकम, ऐसे जैसे ये देखो ना, फर्ज कर लो इस पे कोई पावर भी होती, यहां पे ऐसे दो रकमें हो और वेरिएबल भी साथ हो, तो उसको ऊपर ले जाकर कोई भी पावर हो, जैसे इस वक्त तो पावर 1 है, तो ऊपर जाकर पावर क्या बनानी है, -1 बनाकर उन सब पे इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स में ये काम करना है। क्या? जो भी डिनोमिनेटर वाली चीज है उसको ऊपर ले जाकर उस पे भी फार्मूला लगाना है बाइनोमियल एक्सपेंशन का। तो ये मैं थोड़ी देर बाद आपको इस क्वेश्चन के अंदर इसके कुछ स्टेप्स हैं, मेन स्टेप्स हैं, वो मैं थोड़ी देर बाद क्वेश्चन के अंदर बुक पे लिखवाऊंगा। उनमें एक ये भी स्टेप है कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को ऊपर, अगर उसमें वेरिएबल है तो उसको ऊपर शिफ्ट करके उस पे भी फार्मूला लगाना है। तो ये नीचे होल पावर 1 है, इसको आप ऊपर शिफ्ट करें, अब नीचे डिवाइड हो रहा है
ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, जाहिर है ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बीच में ऐसे मल्टीप्लाई का साइन डालें या ना डालें तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पावर -1 हो जाएगी। अब बच्चों हमने इन तीनों पे फार्मूला लगाना, लेकिन फार्मूला लगाने से पहले जहां 1 नहीं है उधर 1 बना लो। इसमें तो ऑलरेडी 1 है, यहां और यहां 1 बनाना है, तो 2 लेंगे कॉमन। 2 जब कॉमन लेंगे, ये गौर करें 2 कॉमन लिया तो इधर बनेगा 1 प्लस x/2, लेकिन ऐसे ना गलती कर बैठना, इस पे भी पावर लेनी है, यानी मैंने पावर मिटा दी ऐसा नहीं होगा, इस पे भी पावर लेनी है। आप रिकॉल करें, मैं पहले जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें यूं स्टेप करा लेता था, इधर मैंने डायरेक्ट कर दिया ऐसे, वरना आप ये स्टेप कर लें। मैंने ये स्टेप इधर नहीं किया, ये वाला स्टेप मैंने डायरेक्ट इसके बाद अगला स्टेप ये वाला काम किया, लेकिन आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर लें या यूं करके फिर ये करें, यानी इससे अगला स्टेप ये बन रहा है। तो जब भी पावर के अंदर से यहां बेस से कोई चीज बाहर कॉमन लेते हैं तो उस पर भी वो पावर लिखनी है, क्योंकि वो चीज हम पावर से बाहर ला रहे हैं, यानी बेस से बाहर ला रहे हैं, तो उस पे पावर जरूर लिखनी है। या यूं डायरेक्ट स्टेप कर लो या ऐसे करके ये कर लो, ये वैसे, और यहां से भी वही काम करना है। 3 बाहर लिया कॉमन तो अंदर 1 प्लस x/3, बेस में ये नीचे ये 3 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ 1 बन गया, और यहाँ x/3 बेस में, और ये 3 के ऊपर यहाँ पे -1 पावर, और इधर भी -1। अब ये 3 पावर -1 इसको और इसको इकट्ठा कर लो, यानी ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, नंबर्स को अंदर सारी चीजें ये मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इन नंबर्स को आपस में इकट्ठा कर लो, तो ये 3 पावर -1 ये नीचे चली जाएगी, वैल्यू 3 पावर 1 बन जाएगी, और ये 2 पर अंडर रूट है। ये वेरिएबल नीचे, कांस्टेंट नीचे बेशक रहे, ये देखो ना डिनोमिनेटर में, फिर मैंने डिनोमिनेटर में कांस्टेंट लेकर आया हूं। कोई बच्चा कह सकता है ना कि सर यहां पे आप इसको ऊपर लेकर गए तो ये 3 को फिर नीचे क्यों लिख रहे हैं? वेरिएबल पर हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला लगाना है, लेकिन कांस्टेंट बेशक नीचे रहे। कांस्टेंट फर्ज कर लो यहां पे 3 होता तो फिर मैं 3 को ऊपर ना ले जाता, नंबर को ऊपर नहीं लेकर जाना, लेकिन नंबर के साथ कोई वेरिएबल ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा हो और ऊपर होल पे कोई भी मर्जी पावर हो तो उसको फिर ऊपर ले जाना है ताकि बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएं। तो अब इन पे तीनों पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगी, तीनों पे बाइनोमियल सीरीज या बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, लेकिन कहां तक आगे ये लिखनी है बात। यूजिंग बाइनोमियल सीरीज अप टू इधर तक 1 प्लस एक्स होल पावर n 1 प्लस एन एक्स, सिर्फ इधर तक लगना है फार्मूला। और ये टाइम अगर पेपर में हो तो ये इतनी बात जरूर लिख देनी है, अगर ना भी लिखें सिर्फ ये लिख लें यूजिंग बाइनोमियल सीरीज एंड नेग्लेक्टिंग एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स, वही उनका जुमला, तो फिर भी ठीक है। बहरहाल ऐसे लिख दो तो बात और क्लियर हो जाएगी। तो ये अब अप्रोक्सीमेट का साइन डला है यहां पर, ये इक्वल है, लेकिन इससे आगे हमने चूंकि फार्मूला जस्ट इधर तक लगाया, आगे सो ऑन प्लस करके सो ऑन नहीं डालने की जरूरत, अगर डाल भी दे तो इतनी बात गलत नहीं है, इतना मसला फिर आपने इक्वल का साइन डालना होगा अगर प्लस ऑन, लेकिन यहाँ पे चूंकि उसने वाजे तौर पे क्लियरली कह दिया है कि आपने अगली टर्म्स को नेग्लेक्ट करना है, तो हम पहले ही शुरू में ही इधर तक फार्मूला लगाकर अप्रोक्सीमेट डाल देंगे। तो यहाँ से आगे हमने अप्रोक्सीमेट किया, साइन डाला, और गौर कीजिएगा जस्ट 1 प्लस एन एक्स तक, 1 प्लस एन और ये आपका एक्स, ये बात बन गई, ये फार्मूला गौर कीजिएगा ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस ये आपका एन है और ये आपका एक्स है, एन एक्स। तो ये चीज मैं थोड़ी देर के लिए इधर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको और अच्छी समझ आए, ये काम किया, यही काम मैंने यहाँ पे ये किया, 1 प्लस एन एक्स। आगे सब कुछ नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, और इस पे भी यही फार्मूला, लेकिन यहाँ पे बच्चों माइनस एक्स है, यानी 1 प्लस एन इंटू ये माइनस एक्स, ये वाली चीज, और यहाँ पे फिर ये प्लस है, यानी अंदर जब माइनस हो 1 के बाद तो वो माइनस फिर हमने इधर अंदर लेना है, लिखना है, और प्लस हो तो फिर वो
उसी तरह से प्लस ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये -1 एन खुद -1 है, तो ये अगली टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया। अब इनको हमने, ये 3 फैक्टर्स हैं, पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, यानी आपस में सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। ये x/4, इनको मल्टीप्लाई करें -3x/2, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये -x/3। अब ये 3 वैल्यूज हैं, इनको मल्टीप्लाई हमने करना है, लेकिन एट ए टाइम तीनों को तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कोई सी 2 को मल्टीप्लाई करके फिर तीसरी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप इन 2 को पहले मल्टीप्लाई करके फिर ये बाद में मल्टीप्लाई कर लो, या आपकी मर्जी है पहले इन 2 को मल्टीप्लाई करके फिर तीसरी से मल्टीप्लाई कर लो, ये आपकी मर्जी है। तो मैं पहले इन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये तीसरी पहली वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये ऐसे ही रखी। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, मेंशन करने की नहीं जरूरत है कि आप किन को मल्टीप्लाई करें। जाहिर है जो वैल्यू बाहर पड़ी है वो खुद ब खुद मार्किंग करने वाले बंदे को नजर आ जाएगा कि इसने इसको एज इट इज रखा और इन 2 को, बाकी 2 को मल्टीप्लाई किया। वरना आप ऐसे ब्रैकेट भी बना लो, लेकिन इस ब्रैकेट की यहां जरूरत नहीं है, कोई खास जरूरत नहीं है। अब बेटा ये देखें, 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये 1 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाली टर्म वैल्यूज बन गई। अब ये -3x को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनी वैल्यू -3x/2, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3x²/6, ये लिखकर इसको नेग्लेक्ट कर देना, अगले स्टेप में नेग्लेक्ट कर देना। क्यों? वजह क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं? सवाल में उसने खुद लिखा है, कहा है कि जब भी स्क्वायर या उससे बड़ी पावर होंगी, हायर पावर्स होंगी, तो आपने उनको क्या करना है? नेग्लेक्ट करना है। यानी 2 मौकों पर, 2 जगहों पर आपने स्क्वायर और उससे हायर पावर्स को नेग्लेक्ट करना है। किन किन 2 जगहों पर? जब आप फार्मूला लगाओगे, एक तो ये वाली बात कि जब आप फार्मूला लगाओगे, इन क्वेश्चंस में किस किस जगह पे इग्नोर करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। मैं बोल रहा हूं आपको, ये बड़ी टिपिकल बात है, ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। ये मुझे पता है कि ये बच्चों को बताया जाए तो उनको और सवाल आसान होगा। 2 जगहों पे, 2 मौकों पर आपने, इन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, x² या उससे हायर पावर्स को नेग्लेक्ट करना है। किन किन 2 जगहों पे? जब आप फार्मूला लगाएंगे ये, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप फार्मूला लगाओगे और जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें फिर स्क्वायर या हायर पावर वाली टर्म्स को क्या है? नेग्लेक्ट करना है। तो देखो, मल्टीप्लाई करके अगले स्टेप में मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। एक बच्चा कहता है सर मैं यहां पे ये काम करूं कि मल्टीप्लाई एंड नेग्लेक्टिंग स्क्वायर एंड हायर टर्म्स, और ये साथ लिखूं ही ना, टाइम बचा लूं तब भी ठीक है। यानी इसने फिर ये जुमला जरूर लिखना है, मल्टीप्लाइंग एंड नेग्लेक्टिंग x² टर्म्स, नेग्लेक्टिंग x² टर्म्स। अब इसने फिर क्या किया? ये 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये वाली 2 टर्म्स, लेकिन जब इसको इससे मल्टीप्लाई करे, ये तो इसने लिखी, लेकिन अगली टर्म उसने इग्नोर कर दी, नेग्लेक्ट कर दी, ये जुमला जो उसने लिख दिया है। वरना आप बच्चों ऐसे लिखकर, ये वैल्यू पूरी की पूरी लिखकर, फिर अगले स्टेप में यहां पे लिखोगे नेग्लेक्टिंग, लफ्ज नेग्लेक्टिंग लिख देना या क्रॉस डाल दो, मर्जी आपकी। अब मैंने यहां पे ये काम, अब ये वाला जो मैं ये मिटा रहा हूं ना, अगले स्टेप में ये मैंने करना ही करना है। आप इधर भी कर सकते हैं, यहां पे भी, जहां से ये मैंने मिटाया है। अब गौर करो, ये इसको तो मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, अब यहां पे वो काम मैंने करना ही करना है। ये जान के मैंने लिखी तो है, लेकिन अब मैंने इसको मिटा देना है, टाइम पेपर में बचाना है। क्या? अब इनको आगे मल्टीप्लाई करना है, x² वाली टर्म तो नेग्लेक्ट कर दी, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो अब 1 इन तीनों से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली टर्म्स बन गई। ये देखो ना, इस 1 को जब इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, इससे इससे, तो यहां तक ये टर्म। लेकिन अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं सिर्फ पहली टर्म लिखूंगा, अगली टर्म्स मैंने लिख दी हैं सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन आपका फायदा इसी में है कि आप ना लिखें। ये देखो ना, फिर आपने यहां पे ये जुमला फिर जरूर लिखना है,
वही जुमला जो इधर मैंने लिखा था, इधर आप बेहतर है ये कर लें, लेकिन मैंने जानबूझ के लिख कर मिटा रहा हूं कि मर्जी आपकी, टाइम बचाना है तो फिर ये काम करें, क्या मल्टीप्लाइंग टर्म्स लिख लें या वैल्यू लिख लें, एंड नेग्लेक्टिंग एक्स केयर वैल्यूज या एक्स केयर टर्म्स, या यूं लिख लें एंड नेग्लेक्टिंग टर्म्स इन्वॉल्विंग एक्स केयर, जैसे मर्जी लिख लें। मैथ में इन बातों की कोई ख़ास वक़्त या वैल्यू नहीं होती कि ये जुमला जो है ये गलत लिखा है या इस तरह से इसके नंबर कट जाएंगे। ना भी ये सेंटेंस लिखें, जस्ट लिखें मल्टीप्लाई एंड नेग्लेक्टिंग, बस इतना जुमला भी लिख दें तो भी ठीक है। तो जस्ट अब आपने ये मल्टीप्लाई किया 1 से, ये 3 टर्म्स, लेकिन जब आपने बच्चों इससे मल्टीप्लाई किया तो आपने सिर्फ x/4 x वाली टर्म लिखी है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक्स स्क्वायर बनेगा, नेग्लेक्ट कर दिया। ऐसे करने से बेहतर है, आपको फायदा होगा, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे होंगे कि उनमें हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सिर्फ इतनी टर्म्स वही लिखेंगे जो हमारी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे भी यही काम कर रहा हूँ। पिछले स्टेप में मैंने सिर्फ लिख कर आपको फिर नेग्लेक्ट किया है, वरना आप यहां पे भी यही काम कर सकते हैं जैसे अभी मैंने बताया। तो यहां पे मैंने 2 टर्म्स लिखी थी, लेकिन उनको मैंने मिटा दिया कि कोई बंदा लिखकर नेग्लेक्ट करे तो भी मर्जी है, और लिखने से पहले ही नेग्लेक्ट कर दे तो भी मर्जी है। लेकिन फिर बेहतर है कि ये सेंटेंस जरूर इन दैट सिचुएशन लिखें, क्योंकि वो मार्किंग करने वाला बंदा कहेगा कि इसने ये मल्टीप्लिकेशन ही गलत की है, तो वो ऊपर वाला जब सेंटेंस आपने लिखा होगा तो उसको और बात वाज़े या क्लियर हो जाएगी। फिर बस अब बच्चों इसके बाद आपका ये आंसर आने लगा, ये रिजल्ट लाना है, सबके साथ अप्रोक्सीमेट का साइन है। इनफैक्ट ये इसके इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, यानी यहां से आगे ये इनके इक्वल है। लेकिन ये बारीकी में इतना बच्चे टीचर्स को नहीं जाना चाहिए, मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये इसके ये चीज़ इक्वल है, फिर ये इसके इक्वल है, लेकिन अप्रोक्सीमेट भी डाल दें तो कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ पर आकर बच्चों अब लेना है हर सवाल के एंड पर, यहाँ पर आकर एलसीएम लेना है आपको। एलसीएम लेते वक्त आपने देखना है क्वेश्चन में आंसर को कि क्या 1 भी एलसीएम में, यानी 1 वाली टर्म को भी एलसीएम में शामिल करना है या नहीं। नहीं, क्योंकि आंसर में ये 1 एज इट इज पड़ा है, लिहाजा 1 को एलसीएम में शामिल नहीं करना, यानी 1 को छोड़कर बाकियों का एलसीएम लेना है, इसलिए मैंने 1 एज इट इज रखा। अब बच्चों एलसीएम लेते वक्त आपने यहां प्लस डालना, और इनके ये जो साइन है ना टर्म्स के अपने साथ एक्स के, वो साइन साथ वैसे ही लिखने हैं। तो ये 12 एलसीएम लिया और यहां पे प्लस डाला मैंने, लेकिन ये -4x, ये माइनस, ये एलसीएम लेना तो ये 6 बनेगा, और तो वो 18x, और ये 3 इसके साथ डिवाइड करके तो उससे 3 को मल्टीप्लाई करें और इसको सॉल्व करें तो ये -19x/12। ये माइनस आपकी मर्जी है, अब आप यहाँ पे लिख लें या प्लस इंटू माइनस रहने दें, ऐसे ही ठीक है। ये आपका राइट हैंड साइड आ गई, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका आंसर है। फर्ज कर लो बच्चों ये सारे नेगेटिव होते, ये तीनों नेगेटिव होते, तो भी आप यहां प्लस डालते और इनके साथ नेगेटिव रहता, फाइनली फिर जो भी आंसर होता वो प्लस इंटू माइनस वो बन जाता। यानी माइनस कॉमन न ले, मेरा यही मशवरा है इन क्वेश्चंस के अंदर, जब आप फाइनली एलसीएम लिया करोगे तो यहां आप प्लस डाल लिया करना और उनके जो अपने साइन है वो साथ एज इट इज रखना, और फाइनली आंसर आपका आ जाएगा। आप अब एलसीएम चाहें तो कैलकुलेटर से भी बना सकते थे। कैसे? इन 3 वैल्यूज को अलग से देखें, इनमें से x हटा दें, x समझें कोई नहीं है, बाहर कॉमन ले लें, तो ये जो है -3/2 + 1/4, और कैलकुलेटर से इन वैल्यूज को सॉल्व कर लें। वो एक बटन है ना जिसमें इस तरह की चीज बनी हुई है, यूं, इसके लिहाज से मैं आपको ये दिखा देता हूं। ये वाला जो बच्चों बटन है, ये जस्ट मेरी उंगली के साथ है, ये एक्चुअली P/Q या A/B फॉर्म वाला बटन है। तो इस बटन की मदद से
ये इस तरह से, ये P/Q फॉर्म में है ऐसे। इस बटन की मदद से आप इसको सॉल्व कर लें, फाइनली इक्वल प्रेस करेंगे तो ये 19/12 आएगा, साथ x लिखना है, तो ये आपका आंसर। स्टूडेंट्स, इस पैटर्न पर ये क्वेश्चन 4 के सारे पार्ट्स, क्वेश्चन 5 के सारे पार्ट्स, 5 में फिर फार्मूला यहां तक है, 5 में, 4 में तो सिर्फ यहां तक है, लेकिन 5 में फार्मूला यहां स्क्वायर तक है, यहां ये अगली टर्म्स नहीं। और 6 क्वेश्चन भी इसी तरह से, 4 के सारे पार्ट्स, 5 के सारे पार्ट्स और 6 के अंदर यही पैटर्न है, यही लाइंस हैं, यही तरीकाकार है। मैं आपका पहले ही माइंड बना रहा हूं, ज़हन बना रहा हूं कि इन तमाम क्वेश्चन में हमने यही काम करना है, तो आपको पता चल जाए। 2 जगहों पे पहले आपने क्या करना है, आप बच्चों ये आप स्टेप्स लिख लें, क्वेश्चन 4 के सामने, हो सके तो बुक निकालें बच्चों, पेज 200 पेज है, क्वेश्चन 4 के अंदर पार्ट 2 के नीचे, पार्ट 2 के नीचे लिखें मेन 3 स्टेप्स इन क्वेश्चन 4 वी शैल अप्लाई मेन 3 स्टेप। तमाम पार्ट्स के अंदर मेन 3 स्टेप्स हैं, लिख लें ये बात। आपको याद करने में, क्वेश्चन जब आप प्रिपरेशन करेंगे, आप तैयारी करेंगे किसी भी पेपर के अंदर, चाहे आपके कॉलेज के एग्जाम्स हों या बोर्ड के एग्जाम्स हों, वहां पे ये जब आप तैयारी करेंगे तो ये मेरे पॉइंट्स लिखाए हुए काम आएंगे। क्वेश्चन 4 पार्ट 2 के नीचे लिख लें फॉलोइंग मेन 3 स्टेप्स। नंबर 1, स्टेप 1, शिफ्ट डिनोमिनेटर टू अपवर्ड। अगर क्वेश्चन में कोई डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है तो उसको अपवर्ड, ऊपर ले जाकर, ऊपर नोमिनेटर में ले जाकर आपने शिफ्ट डिनोमिनेटर टू अपवर्ड। अगर यहां पे फर्ज कर लो इन 2 वैल्यूज के साथ प्लस होता तो फिर हमने इधर ब्रैकेट भी डालनी है, ये अगले पार्ट में ऐसा काम होना है। यहां तो चूंकि मल्टीप्लाई था तो ब्रैकेट नहीं डाली, चाहे तो ब्रैकेट भी डाल ले, इधर भी डाल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है मल्टीप्लिकेशन। शिफ्ट डिनोमिनेटर टू अपवर्ड। नंबर 2, अब ये स्टेप मैं नहीं लिखाने लगा हूं कि 1 बनाना या नहीं बनाना, इसकी जरूरत नहीं है, वो ज्यादा स्टेप बन जाएंगे। सेकंड पॉइंट लिखें, चौथे क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट लिखें, यूज द फार्मूला। ये चौथे क्वेश्चन के लिए यूज द फार्मूला, सिर्फ आगे ये लिख लें, ये चौथे क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला इधर तक ये लिख लें। चौथे क्वेश्चन के अंदर 1 + x होल पावर n दैट इज अप्रोक्सीमेट 1 + nx, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अब वही जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, इस क्वेश्चन के लिए बात लिखवा रहा हूं। तीसरा पॉइंट, मल्टीप्लाई द टर्म्स एंड नेग्लेक्टिंग x स्क्वायर एंड हायर पावर्स। मल्टीप्लाइंग द टर्म्स एंड नेग्लेक्टिंग x स्क्वायर एंड हायर पावर्स। बच्चों, सवाल में आंसर से भी पता चल रहा है कि आंसर में सिर्फ x तक रिजल्ट है, सिर्फ x तक है। दैट्स वाई आपने x स्क्वायर या x क्यूब, जब भी x स्क्वायर या x क्यूब की टर्म्स बन रही हैं उनको नेग्लेक्ट करना है। तो 2 जगहों पे x स्क्वायर या उससे ज्यादा पावर वाली टर्म्स को नेग्लेक्ट करें। कहां कहां? एक फार्मूला लगाते वक्त और दूसरा मल्टीप्लिकेशन के वक्त। यहां पे मल्टीप्लिकेशन की तो भी इग्नोर कर दिया, यहां पे मल्टीप्लिकेशन की तो भी इग्नोर कर दिया, और बाकी हमारे पास ये ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएगा। और आखिरी स्टेप में आपने देखना है कि ये 1 को भी एलसीएम में शामिल करना है या नहीं। अगर 1 को हम शामिल करते तो यहाँ 12 बनना था, क्योंकि एलसीएम में फिर ये 12 बन जाना ना, नीचे 1 है तो 12, लेकिन वो एलसीएम में 1 को शामिल नहीं किया गया, दैट्स वाई हमने भी शामिल नहीं करना। क्वेश्चन 4 पार्ट 2, इसमें हमें इसका ये अप्रोक्सीमेट आंसर लाना है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे। स्टूडेंट्स, मेरा ये तरीकेकार होता है कि जो सिमिलर पार्ट्स होते हैं उसमें से एक आध पार्ट पे मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन कर देता हूँ, और जो सिमिलर होते हैं पार्ट्स, फिर बाकी पार्ट्स में ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन में नहीं जाता हूँ, ताकि आपको एक ही पार्ट से ज़्यादा कंसेप्ट मिले और बाकी पार्ट्स में आपका टाइम बचे और आप सिर्फ उसको देख लें और नोट कर लें कि इनमें भी वही काम हो रहा है। इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में इस पार्ट 2 और 3 में नहीं जाऊंगा, लेकिन जितना मुमकिन हो सका मैं समझाऊंगा ज़रूर। तो हमने बच्चों इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले ली,
जब भी डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल वाली वैल्यू आए तो ये मैं आपको पॉइंट्स में लिखा चुका हूं कि पहला काम यही करना है कि आपने इसको ऊपर ले जाना है। अब यहां पे बीच में है प्लस, तो ये जब ऊपर जाएगी टर्म तो इन दोनों के साथ ब्रैकेट जरूर डालेंगे। अगर आप ये ब्रैकेट ना डालें तो अब मीनिंग और मकसद और बात होगी, है मीनिंग और मकसद बदल जाएगा। क्या, अब इसमें ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही और ये प्लस है अलग से, यानी यूं समझ ली AC प्लस बी ये और चीज है, A इंटू सी प्लस बी ये और चीज है। तो चूंकि ये दोनों ऐड हो रही हैं, ऊपर आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनको जोड़ के ही रखना है ब्रैकेट के साथ। दैट्स वाई ब्रैकेट मस्ट डाले। हाँ, मल्टीप्लाई का यहां निशान होता जैसे पिछले पार्ट में था, मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले। तो फिर हम बेशक यहां पे फिर ब्रैकेट ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, कोई हरज नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो ये अंडरस्टूड है कि चाहे इन दो को पहले मल्टीप्लाई कर लो या इन दो को एसोसिएटिव लॉ से, उससे फर्क या असर नहीं पड़ता। लेकिन जब यहाँ पे ऊपर दोनों में यहाँ प्लस या माइनस होगा तो जब आप नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाओगे तो फिर बाहर इन दो के साथ बाहर ब्रैकेट डालनी है। दूसरी बात यह है कि ये वाली जो चीज जो नीचे से ऊपर गई है, आपकी मर्जी है इसको यहां राइट पर लिख लें ऊपर जाकर या लेफ्ट पे लिख लें, ये चीज इधर लिख लें तो भी ठीक है, लेफ्ट पे लिख लें तो भी ठीक है। बेहतर यही होता है कि जब आप ये वाली चीज ऊपर ले जाएं और इधर अंदर प्लस या माइनस हो तो फिर इसको लेफ्ट पर लिख लें, क्योंकि फाइनल हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है ना फाइनली, तो पहले अंदर वाली चीजों को सॉल्व करके फिर ये मल्टीप्लाई वाली चीज अगर लेफ्ट पे होगी तो मल्टीप्लाई करते वक्त हमें आसानी रहेगी। अगर आप इसको राइट पे भी लिख लेंगे तो फर्क या असर नहीं पड़ेगा, इतना कोई खास मसला नहीं है अगर आप राइट पे भी लिख लें। बहरहाल मैंने लेफ्ट पे लिख लिए। अब बच्चों मैंने इन तीनों पर बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला लगाना, लेकिन यहां तक ये वाला फार्मूला। तो पहले अंदर देख लें कि कहीं हमें 1 बनाने की जरूरत है या नहीं है। तो यहां पे भी हम 1 बनाएंगे, इधर तो ऑलरेडी बना हुआ है, यहां पे भी 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, ये बात कई बार बताई हुई है, इसको बाहर कॉमन लेंगे। जब इसको बाहर कॉमन लेंगे तो इस पे भी पावर लिखेंगे और ये अंदर बनेगा 1 प्लस एक्स ओवर 4, इस पे भी पावर लिखी, इस पे भी पावर लिखी। अब टाइम कम होता है तो वो एक एक्स्ट्रा जो मैं स्टेप अक्सर बताता हूँ वो मैंने नहीं किया, डायरेक्ट ही कॉमन ले लिए और यहां से भी ये कॉमन लिया 4, तो ऊपर पावर जरूर लिखनी है क्योंकि पावर के अंदर से कॉमन उठाया तो ऊपर पावर जरूर लिखनी है। तो ये 4 जब इसको डिवाइड करेगा तो मैंने लिखा है, लेकिन आप इसको x ओवर 2 समझें क्योंकि ये 2 ओवर 4 कट के डायरेक्ट आप x ओवर 2 लिख लें तो भी ठीक है, वरना आप 2x ओवर 4 करके भी लिख सकते हैं। अब आप इन तीनों पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है, यहां तक अप्रोक्सीमेट का साइन डाला, ये 4 को कैंसिल करना है ना ये 2 के साथ, तो 4 को 2 का स्क्वायर करके ये कैंसिल करने के लिए 2 का स्क्वायर किया, ये और ये कट जाएंगे, 2 पावर -3 रह जाएगी उधर, और ये इस पे फार्मूला लगाया 1 प्लस एन एक्स। बच्चों ये बड़ा खास ख्याल रखना है कि जब यहाँ प्लस हो तो फिर प्लस डालना है, लेकिन जब यहाँ माइनस हो तो फिर माइनस डालना है। इन तीनों में तो इत्तेफाक से प्लस है, लेकिन अगर यहाँ माइनस हो तो फिर माइनस ही डालते हैं। और ऊपर वाले एन का भी साइन देखना कि वो क्या है, ये नेगेटिव है तो साथ नेगेटिव डालना है। इसी तरह इस पे भी फार्मूला लगाया और इस पे भी फार्मूला लगाया, ये वाला। अगली टर्म सो ऑन नहीं लिखी, जस्ट इधर तक की फार्मूला लगाना, टाइम बचाना है। तो अब आपने इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, इसको भी सिंप्लीफाई कर लें। ये देखें मैंने इनको सिंप्लीफाई किया। अब ये 2 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, यानी ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो ये 2 मल्टीप्लाई कर लिया। आप x वाली टर्म को अभी अंदर सॉल्व ना करें, यानी इसको और इसको अभी सॉल्व ना करें, हम फाइनली x वाली टर्म को आखिर में सॉल्व करते हैं, क्योंकि आखिर में करना ही करना है, तो अभी इधर करेंगे तो टाइम ज़ाया होगा। हाँ, ये अंदर अब 2 कांस्टेंट की वैल्यू बन गई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ये जो कांस्टेंट की वैल्यूज हैं इनको इकट्ठा कर लो, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करना है तो फिर ज्यादा टर्म्स की बजाय एक आध टर्म ही बने। तो 1 और 2 ये दोनों ऐड होकर 3 बन गए, यानी मैंने जस्ट इनको कांस्टेंट को इकट्ठा कर लिया ताकि आगे मल्टीप्लिकेशन में आसानी रहे। अब बच्चों वही बात जो पहले मैंने बताई थी, अब आप डायरेक्ट ये काम करें, क्या इनको आपस में
मल्टीप्लाई करना, ये ना मल्टीप्लाई करें, ये बाहर ही रहने दें, इसने 1/8 बनना है और वो 1/8 आंसर में मौजूद है। 2 पावर -3 है ना, तो पावर -3 को नीचे ले जाएंगे, 2 की पावर +3 1/8, इसलिए इसको ना छेड़ें। इनको आपस में, इन टर्म्स को आपस में, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई द टर्म्स एंड नेग्लेक्टिंग एक्स स्क्वायर वैल्यूज, या इन शॉर्ट ये बात लिख लें, मल्टीप्लाइंग एंड नेग्लेक्टिंग एक्स स्क्वायर टर्म्स। बस 1 को पहले मल्टीप्लाई किया तो ये तो तीनों टर्म्स 1 के साथ एज इट इज आएंगी, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ ये वाली टर्म हम लिखेंगे, बाकियों के साथ एक्स स्क्वायर बनेगा, वो नेग्लेक्ट कर देना मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही। ये सेंटेंस जो लिखा है, ये बात टोटली क्लियर हो जाती है। बस अब ये रिजल्ट हमारे पास बना। अब आपने आंसर को देखते हुए एलसीएम लेना है। क्या मतलब, ये 3 अंदर मौजूद है आंसर में, इसलिए 3 को एलसीएम में शामिल ना करें, ये पहले भी मैंने अभी बात बताई। इट मीन आपने जस्ट इन टर्म्स का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम बन रहा है 24, और फिर ये जो है आपने एलसीएम लेकर ये चीज बनाई है। लेकिन आप बच्चों चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से ये स्टेप कर लें, डायरेक्ट, ये बीच वाला ना करें, मैं अभी बताता हूं। एक्स को बाहर कॉमन ले लें और -10/3 +1/2 -9/8, बाहर ऐसे x कॉमन ले लें। एलसीएम कैलकुलेटर से लेने का तरीका बताता हूं, और डायरेक्ट ये देखें तो ये रिजल्ट बनेगा। बहरहाल इसको मैंने पहले एलसीएम से लेकर करके दिखा दिया, तो ये हमारा आंसर बन चुका है। लेकिन मैं आपको कैलकुलेटर से ये स्टेप कैसे करते हैं ये अभी बताता हूँ। थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, मैं प्रॉपर परफॉर्म करके समझा देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेटर से आपने, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इस वाले बटन की हेल्प लेनी है, ये जो P/Q या A/B कह लें, ये वाला बटन। अब आपने क्या करना है, आपने बच्चों -10/3 जो अभी मैंने व्हाइट बोर्ड पे बताई थी बात, तो पहले 10 प्रेस करें, 10 प्रेस कर लिया। अब 10/3, अब ये बटन जब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे ये कर्सर चला जाएगा, तो ये 3 नीचे चला जाएगा। अब आपने यहां से इसको प्रेस करना है ऊपर जाने के लिए। -10/3 के साथ हमारे पास +1/2 है, तो +1 को प्रेस किया, ये मैंने 1 को प्रेस किया, और 1 प्रेस करने के बाद ये अब ऑटोमेटिकली ये वो P/Q फॉर्म बनेगी 1/2। अब ऑलरेडी कर्सर नीचे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में ही है, तो ये 2 प्रेस करना है आपने, ये 2 प्रेस किया, +1/2 बन गया। अब आपने कर्सर को बच्चों ऊपर लेके जाना है, तो जब आगे ऊपर लेके जाना हो तो यहां से प्रेस करना है, ये जो गोल वाला बटन, ये पीछे लेकर जाती है वैल्यू, ये ऊपर लेकर जाती है, ये /नीचे, और ये सामने यानी आगे लेकर वैल्यू जाती है। अब आपने क्या करना है, -9/8, -9/8, ये 8 प्रेस करें। ये देखें, अब आप जैसे ही यहां पे इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो आप देखना ये -95/24, यानी कैलकुलेटर खुद सारी वैल्यू का एलसीएम लेकर, ये देखें -95/24 -95/24, ये आंसर बन चुका है, स्क्रीन पे देख लें। तो बाहर हमने x कॉमन लिया था, तो ये आपका रिजल्ट बन चुका है। तो बाहर आपने साथ x लिख देना है। तो ये वही स्टेप जो अभी मैंने बोला था, ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लेना। तो बच्चों, यही स्टेप जो मैंने अभी आपको परफॉर्म करके दिया कैलकुलेटर से, ये देख लें, -10/3 +1/2 -9/8, इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो आपके पास डायरेक्ट इसका जवाब ये बन रहा है -95/24। तो ये प्लस इंटू माइनस, वो फिर डायरेक्ट मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया। तो यही आपकी जो है ये राइट हैंड साइड बन चुके हैं। आपने जब एलसीएम लेना है तो आंसर के मुताबिक, आंसर को देखते हुए एलसीएम लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखें ना, ये 3 उन्होंने एलसीएम में नहीं शामिल किया, डाला। दैट्स वाई 3 के बगैर बाकी टर्म्स का एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेकर कर लें या कैलकुलेटर से ये स्टेप आप ना करें, डायरेक्ट ये भी लिख लें तो नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत लेंथी हो चुका है। तो इसके बाद कैलकुलेटर चूंकि बोर्ड में अलाउ है आपको, तो इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिखेंगे तो आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे, या चाहें तो साथ ये वाला स्टेप कर लें अलग से,
और अपना टाइम बचाएं। इसमें तो आपको खुद फिर सोचना पड़ता है ना, लेकिन यहाँ पे ये करेंगे और डायरेक्ट आगे ये चीज करेंगे, या डायरेक्ट यही स्टेप लिख लें कैलकुलेटर से। एक्स जरूर लिखना है, कैलकुलेटर में तो एक्स नहीं आ रहा, कहीं आप यूं ना लिख बैठना। इसके साथ बच्चों एक्स जो है एक्स जरूर डालना है, क्योंकि आंसर में भी एक्स है, दैट्स वाई एक्स मस्ट डालना है। कैलकुलेटर में तो हम ये डायरेक्ट यूं कर रहे होते हैं, एक्स उसमें बाहर हमने खुद कॉमन लिया, एक्स उसमें नहीं आएगा। स्टूडेंट्स ये करेक्शन एक कर ले, क्वेश्चन 4 का जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ये 4 + x, इस पे होल पावर 3/1 बना हुआ है, तो ये 3/2 करें। नीचे जो 1 है ना उसको ऐसे 3/1 बना हुआ ना, तो इस 1 को आप बच्चों 2 कर लें। ये पावर डिनोमिनेटर में जो पावर है वो 3/2 है। एक तो सेकंड पार्ट में ये करेक्शन करनी है, पावर 3/2 करनी है, और थर्ड पार्ट में ये जो आगे आंसर है, आंसर में 67 की बजाय 71 ऊपर करना है, यानी ये जो है 71/24x ये आंसर आ रहा है। तो वो करेक्शन कर लें, मिसप्रिंट है, 67 को आपने 71 करना है, ये करेक्शन कर लें थर्ड पार्ट में ये, जबकि सेकंड पार्ट में नीचे डिनोमिनेटर में पावर 3/2 बना लें। अब ये वाला पार्ट बिल्कुल उन्हीं लाइंस पर है जैसे पार्ट 2 था या पार्ट 1 था। तमाम पार्ट्स में बच्चों डिनोमिनेटर को आपने ऊपर लेके जाना है, और यहाँ पे चूंकि ऊपर प्लस है तो इसको पहले या बाद में, लेकिन ब्रैकेट जरूर डालनी है इनके साथ। मैंने पहले लिख लिया क्योंकि फाइनली फिर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो आसानी रहेगी। अब जहां जहां अंदर 1 बनाना है 1 बना लो, यहाँ पे भी 1 बनाना है, यहाँ पे भी 1 बनाना है, तो ये कॉमन ले लिया। ये 2⁻−1 इसको हम आगे जाके 1/2 लिखेंगे। यहाँ पे भी बाइनोमियल एक्सपेंशन, यहाँ पे भी बाइनोमियल एक्सपेंशन, यहाँ पे भी बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया। ये देख लें, इनको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ इसको 3 से अंदर मल्टीप्लाई करें, ये कांस्टेंट वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें, यानी 3 और 1 को इकट्ठा कर लें, लेकिन ये जो x वाली टर्म्स हैं इनको सिंप्लीफाई ना करें, इस पे अभी टाइम का ज़या होगा। हम फाइनली एंड पे सिंप्लीफाई x वाली टर्म्स को करेंगे, लेकिन कांस्टेंट वाली टर्म्स को इसलिए इकट्ठा कर रहा हूं कि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे अलग और इससे अलग करने की बजाय सिर्फ एक अकेले इस कांस्टेंट से मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो 1 को इन सब से मल्टीप्लाई किया और x/2 को जस्ट इससे मल्टीप्लाई करके लिखना है, बाकियों के साथ नहीं लिखना। और इधर वो सेंटेंस आपने लिखना है, मल्टीप्लाई द टर्म्स एंड नेग्लेक्टिंग x स्क्वायर वैल्यूज, यहाँ वो सेंटेंस आपने जरूर लिख लेना है। ये हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। अब आप देखें ये तीनों के साथ नेगेटिव है, मैंने पहले भी बताया था, अब फिर बता रहा हूं कि आपने एलसीएम लेना है और ये नेगेटिव अंदर हर एक के साथ डालें। यहां आप +c डालेंगे, लेकिन अगर आप यहां भी नेगेटिव डाल बैठेंगे तो ये गलती है। या तो फिर माइनस, तीनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लें यहाँ पे और इधर अंदर सबके साथ प्लस डालें, या आदत यही बना लें कि इन क्वेश्चन में हम जब फाइनली एलसीएम लेते हैं तो यहां हमने प्लस डालना है। 4 को यानी सिर्फ इस वाली टर्म को, कांस्टेंट को एलसीएम में शामिल नहीं करना। तमाम पार्ट्स में आप गौर करें ना, एक्स वाली टर्म्स का एलसीएम लिया जा रहा होता है, कांस्टेंट वाली टर्म को एलसीएम में शामिल ना करें। कर भी लें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन आंसर को देखते हुए हम नहीं कर रहे होते। तो ये एलसीएम आप इस तरह से कर लें, या जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट में कैलकुलेटर से बताया था। ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर ये है। आंसर से हमें ये इशारा मिल रहा है कि इसको अब आगे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 बनेगा, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे ये 24 बनेगा। तो ये आपकी राइट हैंड साइड है, ये आप देख लें, ये सारा पिछले पार्ट की तरह है। क्वेश्चन 5 में कहा जा रहा है इफ x इज सो स्मॉल दैट इट्स क्यूब एंड हायर पावर्स बी मे बी नेग्लेक्टेड, यानी यहां पे जो हमने फार्मूला है वो x स्क्वायर तक लेके जाना, लेकिन क्यूब और हायर पावर्स को वो कह रहा है नेग्लेक्ट करना है, वो नहीं लेना, यानी फार्मूला इनफैक्ट हमने यहां तक यूज करना है। देन शो दैट, बाकी सारा वही चीज ही है जो क्वेश्चन 4 में थी, सिर्फ फर्क क्या है, इसमें हमने फार्मूला यहां तक लेकर जाना है, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे
तो वहां पे भी हमने एक्स स्क्वायर तक वाली टर्म्स रखनी है, क्यूब और हायर पावर्स को मल्टीप्लिकेशन में भी नेग्लेक्ट करना है। उधर क्वेश्चन 4 में हमने फार्मूला यहां तक लिखा था, यूज किया था एक्स तक, और जब हम मल्टीप्लाई करते थे टर्म्स को तो उधर भी हमने एक्स तक टर्म्स रखी थी और एक्स स्क्वायर या हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर दिया था। अब यहाँ पे हमने फार्मूला एक्स स्क्वायर तक रखना है और मल्टीप्लाई करते वक्त भी एक्स स्क्वायर तक टर्म्स को रखना है, एक्स क्यूब और हायर पावर्स को क्या है, नेग्लेक्ट करना है। सिर्फ इतना फर्क है इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन 4 में, बाकी सारी वही चीज। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू होगी तो हमेशा हम उनको तमाम पार्ट्स में, मैंने कहा है आपने याद रखना है, बोला था कि इसको ऊपर ले जाना है। अब ये देखें ना, ये दो वैल्यूज के साथ दरमियान में माइनस है, तो ये वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो इन दो वैल्यूज के साथ जरूर ब्रैकेट डालनी है, चाहे इसको आप इधर राइट पे लिख लो या लेफ्ट पे, मैंने लेफ्ट पे लिख दिया। अब बच्चों इस पे भी बाइनोमियल सीरीज फार्मूला लगाना है, क्योंकि पावर फ्रैक्शन में नेगेटिव या फ्रैक्शन में नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन में भी है, और इस पे भी बाइनोमियल सीरीज लगानी है क्योंकि यहाँ पे भी पावर फ्रैक्शन में है, लेकिन यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाना है, a प्लस बी होल क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। क्योंकि जब पावर नेचुरल नंबर होती है तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होती हैं, उसमें हमने जरूर सारी की सारी टर्म्स निकालनी है। तो यहाँ पे मैंने ये फार्मूला लगा के बाद में कुछ टर्म्स जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक निगलेक्ट करनी है। बहरहाल इन पे दो पे यहाँ तक फार्मूला लगा रहा हूँ, ये देख लें, और इस पे पूरा ये फार्मूला लगा के पूरी टर्म निकाली, a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये वाला फार्मूला। आपकी मर्जी है पेपर में ये साइड पर रीजन दें या ना दें। अब बच्चों इनको हमने सिंप्लीफाई पहले थोड़ा सा करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो सिंप्लीफाई में ये आपको तरीका मैंने बताया हुआ कि मैं फैक्टोरियल वाली वैल्यू को हमेशा बाहर लिखता हूँ, ये मैं हमेशा फैक्टोरियल वाली वैल्यू को बाहर लिखता हूँ, ये -1/2, इसको सॉल्व करें, एलसीएम लें, ये -3/2, साथ ये एक्स के। सिमिलरली यहाँ पे भी ये 2 फैक्टोरियल बाहर, ये 3/2, इसका एलसीएम लें और सॉल्व करें, ये 1/2, साथ ये एक्स के। और ये a क्यूब b क्यूब वाली वैल्यू को सॉल्व कर लें, 1 प्लस x6 प्लस ये टोटल 3x² है, ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा इससे 1 से 3x² प्लस 3x4, ये वाली वो वैल्यू है। अब बच्चों यहां से मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, ये वाली वैल्यू बनेगी, और इसको सिंप्लीफाई करें, ये वैल्यू बनेगी। जबकि यहां जो है ना, मैंने ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया है और सिर्फ ये वाली दो टर्म्स रखी हैं, ये वाली और ये वाली, क्योंकि ये x6 है और ये x4 है। हमें सिर्फ कौन सी टर्म्स रखनी है, हमें x² तक टर्म्स रखनी है, x क्यूब और हायर पावर्स को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। तो ये x6 है और ये x4 है, इनको क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। जस्ट इनको क्रॉस डाल दें, या लिखना हो तो ये लिख सकते हैं यहाँ से, नेग्लेक्टिंग द टर्म्स इन्वॉल्विंग x6 एंड x4, ये लिख लें, नेग्लेक्टिंग द टर्म इन्वॉल्विंग x6 एंड x4 पावर, ये आपने, या सिंपल क्रॉस डालने, कोई मसला नहीं। हमारे पास बाकी ये वैल्यू बची, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी किया ना तो ये वैल्यू बनी। अब बच्चों ये 1 और ये -1 कैंसिल हो गया, बाकी जो वैल्यू बची है वो हमने लिख ली। कभी भी आप एक्स की टर्म्स को आपस में सॉल्व ना करें, फाइनली जब हम एलसीएम लेंगे तो उस वक्त सॉल्व करें। बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में मिस्टेक है, यानी ये जो सामने वैल्यू है ये नहीं आंसर बन रहा, इनफैक्ट इसका आंसर ये बन रहा है, तो ये भी साथ करेक्शन कर लें बुक में, 3/2x माइनस, ये सिंपलेस्ट फॉर्म जब हमने की तो ये रिजल्ट बन रहा है। तो ये बच्चों आपने ये देख लेना है, इसमें ये सही जवाब है, ये वाला जवाब जो है ये नहीं है। यहां पर अब बच्चों इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, या ये वाली टर्म बनी, यहां तक ये वाली 3 टर्म्स आई। फिर अब हमने क्या करना है, x/2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब x/2 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x²/4, लेकिन x/2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ बनेगा, ये भी x³ बनेगा। हमने x³ और हायर पावर्स को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, इसलिए उनको नहीं लिखना। सिमिलरली जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब के साथ x³ या x4 बनेगा, इसलिए इसको भी मल्टीप्लाई ना करें। जस्ट आपने ये जुमला लिखना है, मल्टीप्लाइंग द टर्म या फैक्टर एंड नेग्लेक्टिंग x³ एंड हायर पावर्स टर्म, वो वाली टर्म्स जो हैं वो नेग्लेक्ट कर दी हैं।
लिखना ही नहीं है, सिरे से लिखना ही नहीं है, तो हमारे पास ये चीज आएगी। यहां से अब आगे बच्चों आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो अब बच्चों 3/2x वाली टर्म को ना छेड़ें, बाकी ये x स्क्वायर वाली टर्म्स का एलसीएम ले लें, क्योंकि इसका इनके साथ एलसीएम लेना नहीं बनता, सिर्फ x स्क्वायर वाली टर्म्स का एलसीएम ले लें। तो ये एलसीएम 24 है, वरना कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया, x स्क्वायर बार कॉमन ले लें और एलसीएम लेकर x स्क्वायर बार कॉमन ले लें और कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर लें। तो सिंपलेस्ट फॉर्म करके हमारे पास ये आंसर बना, ये देख लें, यही हमारा जो आंसर बनाना था राइट हैंड साइड बन। पार्ट 2 है, इसके आगे बच्चों ये जो गिवन वैल्यू है ना राइट हैंड साइड पे, ये गलत है, इसकी जगह आपने ये वैल्यू लिख लेनी है, ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है, ये आंसर ये वाला गलत है, इसकी जगह ये आंसर जो है ना ये वैल्यू इधर लिखनी है, करेक्शन कर लेना, यहाँ पे ये वैल्यू लिखनी। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, ये भी बिल्कुल उन्हीं लाइंस पर होगा, डिनोमिनेटर को हम ऊपर ले जाएंगे और फिर हम इन पे फार्मूला लगाएंगे। स्टूडेंट्स कभी भी डिनोमिनेटर पे बाइनोमियल एक्सपेंशन या फार्मूला दूसरा कोई और, जैसे यहाँ पे 2 पावर है तो a+b स्क्वायर वाला फार्मूला ना लगाएं। फर्ज कर लो आप लगा लेते हो a² + b² + 2ab, तो बस आप इसके बाद आगे स्टक होके रह जाओगे, यानी इस पे डिनोमिनेटर पे अब और कोई काम नहीं हो सकेगा। और आंसर में देखें तो ये वाली चीज डिनोमिनेटर में नहीं है। दैट्स वाई हमने जितने भी क्वेश्चन 4 के तमाम पार्ट्स या 5 के तमाम पार्ट्स इस तरह के जो बाइनोमियल एक्सपेंशन जिन पर लग रही होती है, हम हमेशा डिनोमिनेटर को ऊपर जाकर फिर ये फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि गौर करें ये भी ऊपर नोमिनेटर पर फार्मूला लग रहा है, यानी इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दूसरे लफ्जों में 1 कह लें। तो जब भी नीचे डिनोमिनेटर में कोई चीज हो तो उसको ऊपर नोमिनेटर बनाकर फिर फार्मूला लगाना है। तो यहाँ तमाम पार्ट्स में हम यही काम करें कि इसको ऊपर ले जाकर फिर हम फार्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पे 4 बाहर कॉमन लेंगे और फिर हम इस पे भी बाइनोमियल एक्सपेंशन, इस पे भी बाइनोमियल एक्सपेंशन, इस पे भी बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे यहाँ तक। ये देख लें, मैंने इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाई तो ये वैल्यू बनी, ये 4 पावर -2 नीचे, और इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाई तो यहाँ तक ये ब्रैकेट जो है ये इस तक, ये वाली जो ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन वाली वैल्यू है, और ये वाली जो ब्रैकेट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन है, और ये दोनों के साथ ये फुल वाली ये ब्रैकेट ये वाली। अब आगे इनको सिंप्लीफाई कर लें। ये थोड़ा मैंने शार्प टिप वाले मार्कर से लिखा है, जगह कम थी, मुझे आइडिया हो गया था, इसलिए आप थोड़ा जूम करके देख लें। तो यहाँ से अब आगे ये देखें, ये वाला स्टेप है, इनको ज़रा देख लें, ये सिंप्लीफाई किया मैंने, इसी तरह से ये देख लें, ये वाली सिंप्लीफिकेशन बन रही है। तो ये 16 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने, और यहाँ पे ये वाली ये स्टेप बना है, ये चेक कर लें, यहाँ ये 16 को मल्टीप्लाई किया और ये वाला जो है ये वाली सिंप्लीफिकेशन भी सारी की है। अब बच्चों गौर करें, कांस्टेंट टर्म को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, यानी इन दो को इकट्ठा करके एलसीएम लेकर ये चीज बनाई, बाकियों को किसी को नहीं छेड़ा, बस सिर्फ कांस्टेंट वाली टर्म्स को इकट्ठा किया, एलसीएम लिया, बाकियों को किसी को नहीं छेड़ा, एज इट इज। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, जब 1 के साथ इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये देखें यहां तक ये 60x² तक ये 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये, लेकिन गौर कीजिएगा जब -4x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये कट के 17x/4, -17x/4। फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 8 के साथ ये 4 और 38 ये कट जाएंगे, x²/8, लेकिन ये x³ बनेगा, नेग्लेक्ट कर दिया, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -48x², और ये फिर इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ बन रहा है, यानी जहां x³ या x4 बनेगा उनको नेग्लेक्ट कर दें, यानी आपस में मल्टीप्लाई करके x² या x वाली टर्म्स को रखना है और x³ या x4 वाली टर्म्स को नेग्लेक्ट करना है। इसलिए ये -4x इसके साथ और इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यूज लिखेंगे, लेकिन इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो x³ बनेगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x³ बनेगा, वो नेग्लेक्ट कर दिया। अब ये जो है 12x² ये सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा
तो बाकी वैल्यूज नेग्लेक्ट करेंगे, सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 12x² इंटू 17/16 इनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू बनेगी। बाकी इसको देखें, ये मल्टीप्लाई होगा तो x³ नेग्लेक्ट करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो x4 नेग्लेक्ट करेंगे, इससे मल्टीप्लाई होगा तो x³ बनेगा, नेग्लेक्ट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 बनेगा, नेग्लेक्ट करेंगे। अब बच्चों वही बात जो मैंने पिछले पार्ट्स में भी बताई थी, अब यहाँ पे आप जरूर वो मेरी ट्रिक कैलकुलेटर वाली यूज करें। कैसे? जो मैंने अभी प्रीवियस पार्ट में बड़ी डिटेल में बताई थी। मैं आपको यहाँ पे मैं आपको सिर्फ हिंट दे लूं, ये 17/16 ये तो वैसे रहेगी वैल्यू, ये x वाली टर्म्स ये जो हैं 3 टर्म्स, इनमें से x कॉमन लो तो -1/32 + 10 -17/4। बच्चों आप इस वाले बटन से, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इस वाले बटन से आप इस बटन की हेल्प लेकर आप इनको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट ये रिजल्ट आएगा। साथ आपने x लिख देना है और फिर ये जो x² वाली टर्म्स हैं, एक ये वाली टर्म 4 है, एक ये वाली टर्म, एक ये वाली टर्म, बल्कि ये 5 टर्म्स हैं, ये 5 टर्म्स हैं, इनमें से x² कॉमन लें और ये वाली वैल्यू बनाएं और आगे सॉल्व करें कैलकुलेटर से, तो ये रिजल्ट बनेगा। आप देख लें तो ये हमारी राइट हैंड साइड है और यही आंसर आप इधर भी लिख लेना। तो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट है हमारे। क्वेश्चन 6 है, इफ x इज सो लार्ज दैट 1/x² एंड हायर पावर्स में बी नेग्लेक्टेड देन शो दैट, ये चीज शो करनी। यहां पे बच्चों देखो तो वो कह रहे कि x इज वेरी लार्ज। अब x अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, कोई ज्यादा वैल्यू है, तो x² तो और भी ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, और 1/x² का रेसिप्रोकल लें तो ये फिर बहुत छोटी हो जाएगी। यानी ये चीज बड़ी है तो इसका रेसिप्रोकल जो है, हमेशा जो चीज बड़ी होती है उसका रेसिप्रोकल फिर छोटा हो जाता है। तो ये फिर जो है 1/x² बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। वो यही कह रहे हैं कि 1/x² और हायर पावर्स ये जो हैं इनको नेग्लेक्ट कर देना, तो ये रिजल्ट फिर लाना। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे होगा जैसे क्वेश्चन 4 के तमाम पार्ट्स हमने किए या 5 के, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 4 की तरह सिर्फ यहाँ तक फार्मूला लगना है। क्वेश्चन 4 में या 6 में यहाँ तक फार्मूला लग रहा है, जबकि क्वेश्चन 5 में इससे हम अगली टर्म यानी n + n × n - 1/2 फैक्टोरियल x² उधर तक फार्मूला लगा। यहाँ पे ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट है, अंडर रूट को हमने 1/2 लिखा। अब यहाँ भी 1 बनाना है और यहाँ भी 1 बनाना है, तो x² कॉमन लिया। अब यहाँ भी 1 बनाना है और यहाँ भी 1 बनाना है, तो x² कॉमन लिया, 1 + 25/x², सारे पे पावर 1/2। यहाँ से भी x² कॉमन लिया और यही बात है। अब गौर करें, ये चीज x बनी और साथ ये वाली वैल्यू, माइनस यहाँ पे भी ये x बनी और साथ ये वाली वैल्यू। अब इस पे हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगानी है यहाँ तक। वजह वेट करें, मैं बताता हूँ। 1 + nx - x × 1 + nx। अब आप बच्चों ये सोच रहे होंगे कि सर उसने तो कहा है कि ये 1/x² देखा जाए ना तो ये 1/x² बनता है, तो x² जब नीचे आए तो वो वाली टर्म तो नेग्लेक्ट करनी है, तो आपने तो ये इसको क्यों लिख दिया, इसको तो नेग्लेक्ट करना था। बच्चों ये बाहर x भी है, हम जरूर इसको नेग्लेक्ट करते अगर ये बाहर वाला x ना होता, लेकिन ये बाहर वाला x जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये 25/x बचेगा नीचे, यानी 25 के साथ नीचे x होगा। सिमिलरली यहाँ भी 9/x बचेगा। तो इसीलिए हम ये वाली टर्म जो है ना x² वाली लिख रहे हैं, क्योंकि बाहर x है वो मल्टीप्लाई होगा। अब अगला स्टेप यही है, बाहर वाले x को मल्टीप्लाई हमने किया है, ये x इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x/2 मैंने लिखा। सिमिलरली ये x इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, तो यहाँ पे भी x/2, ये कैंसिलेशन हो रही है यहाँ पे, तो ये हमारे पास वैल्यू बची। नीचे अब 2x है, 2x दोनों के साथ है, एलसीएम ले लो, तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये रिजल्ट बना, विच इज राइट हैंड साइड, यही आंसर आना। तो क्वेश्चन 4 में या 6 में यहां तक फार्मूला लग रहा है, जबकि क्वेश्चन 5 में जो है इससे अगली टर्म यानी n + n × n - 1/2 फैक्टोरियल x² उधर तक फार्मूला लग रहा है।